सभी छात्रों को नमस्कार। संस्कृत शिक्षण की कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। तो छात्रों, आज हम रचनावादी उपागम पर आधारित पाठ योजना का स्वरूप इस विषय में बात करेंगे। वस्तुतः रचनावादी उपागम की संकल्पना कहाँ से प्रारंभ हुई, इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो जिस प्रकार से काल परिवर्तन हो रहा है, उस प्रकार से अधिगम के तरीके भी बदल रहे हैं और शिक्षकों की अध्यापन शैलियाँ भी बदल रही हैं। नए नए नवाचारों का प्रयोग भी अध्ययन एवं अध्यापन में किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा भी जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण किया गया 2005 वर्ष में, तो उस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के निर्माण में NCERT ने छात्र केंद्रित विधियों पर बल दिया और उन्होंने बताया कि अब जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित शिक्षा है, इसलिए जो विधियां हैं वो भी छात्र केंद्रित विधियां ही होनी चाहिए। जितने भी उपागमों का प्रयोग किया जाएगा वो उपागम भी कैसे होने चाहिए, छात्र केंद्रित होने चाहिए। तो जो NCF 2005 जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, वहाँ से रचनावादी विचारधारा का कॉन्सेप्ट जो है, संप्रत्यय जो है, वो अध्यापक शिक्षा की दुनिया जो है उसे प्राप्त हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट में, इस उपागम में अधिगम आधारित मूल्यांकन की बात की जाती है, छात्र केंद्रित विधियों की बात की जाती है, करके सीखने पर बल देने की बात की जाती है और छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने की बात की जाती है। इस उपागम में सतत मूल्यांकन की बात की जाती है। इस उपागम में व्यवहार पक्ष की बजाय क्रियात्मक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो यही जो उपागम है, इस उपागम के कई प्रमुख तत्व हैं, जिसमें से लर्नर जो है वह प्रमुख है। लर्नर के साथ में ही टीचर के साथ में पेडागोजी, मोटिवेशन और उसी के साथ में जो है इवैल्यूएशन। ये जो कुछ तत्व हैं ये प्रमुख हैं। अर्थात लर्नर जो है वो कैसा होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, उसे सीखने की ललक होनी चाहिए, उसे लगना चाहिए कि मैं खुद करके सीखूं। और रचनावादी उपागम में शिक्षक कैसा होना चाहिए, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक का कार्य करे। यदि छात्र को समझने में कहीं कठिनाई आ रही है तब समझाए, पहले से स्वयं न समझाए। पहले छात्र को खुद समझने के लिए वह समय दे और उसके बाद में स्वयं मार्गदर्शक की भूमिका करे। पेडागोजी शिक्षण शास्त्र जो है वो कैसे होने चाहिए, वो सभी भी छात्र केंद्रित विधियों पर ही आधारित होनी चाहिए। मोटिवेशन किसको देना है, छात्रों को हमें बार बार इस तरह की विधियों का प्रयोग करते हुए अध्ययन के लिए मोटिवेट करना चाहिए। और उसके साथ ही एक है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत एवं निरंतर, अनिवार्य और सतत मूल्यांकन होना चाहिए। जो दो तरह के मूल्यांकन बताए गए हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव, तो उसमें से फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो है वो किया जाना चाहिए। अर्थात पग पग पर निरीक्षण, प्रतिदिन जो यूनिट पढ़ाई जा रही है उसमें से पुनः प्रश्नोत्तर के द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, छात्रों का परीक्षण किया जाना चाहिए। CCE पैटर्न को अपनाया जाना चाहिए। करंट एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की जानी चाहिए। तो ये जो कुछ प्रमुख तत्व हैं रचनावादी उपागम पर आधारित। अब बात की गई कि रचनावादी उपागम पर आधारित पाठ जो है, हमें पाठ योजना का निर्माण यदि हमें करना है तो कौन कौन से तत्व वहाँ पर होने चाहिए। तो रचनावादी उपागम पर आधारित पाठ योजना का निर्माण यदि हमें करना है तो वहाँ 5 तत्व जो हैं वो प्रमुख माने गए हैं, जिनको हम 5 E's के नाम से जानते हैं।
5 E's में सर्वप्रथम तत्व है एंगेज, जिसे हम संलग्नता भी कहते हैं। और दूसरा जो तत्व है वो है एलाबोरेट, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्तारण कहते हैं। तीसरा जो शब्द है वो है एक्सप्लेन, जिसको हम व्याख्या कहते हैं। इस प्रकार से इसमें 5 E's जो हैं वो समाहित हैं। एंगेज है, एलाबोरेट है, एक्सप्लेन है, और उसके साथ में एक इवेल्युएशन भी यहाँ पर है, मूल्यांकन की प्रक्रिया भी है। यानी कि सबसे पहले एंगेज अर्थात छात्र को संलग्न करना है, उसके बाद एक्सप्लोर अर्थात छात्र को अन्वेषण के लिए समय देना है, उसके बाद एक्सप्लेन अर्थात अध्यापक को व्याख्या करनी है, उसके बाद एलाबोरेट अर्थात छात्रों के द्वारा विस्तारण करवाया जाना है, और अंतिम जो है वो इवेल्युएशन अर्थात छात्रों का मूल्यांकन अध्यापक को करना है। तो अध्यापक के लिए दो प्रक्रियाएं हैं, एक्सप्लेन और इवेल्युएशन, और छात्रों के लिए 3 है, एंगेज है, एक्सप्लोर है, और उसके बाद एलाबोरेट है। तो इन 5 तत्वों के आधार पर ही पाठ योजना बनाई जाती है। संस्कृत शिक्षण में यदि हमें रचनावादी उपागम पर आधारित पाठ योजना बनानी है, तो मान लीजिए हमें गद्य की पाठ योजना बनानी है, तो सबसे पहले हमें छात्रों को क्या करना है, हमारा प्रथम सोपान है एंगेज। तो एंगेज करने के लिए हम उन्हें क्या करेंगे, उस सोपान का नाम संस्कृत में है अभिमुखीकरणम। अभिमुखीकरणम अर्थात छात्रों को आकर्षित करना, संलग्न करना। ये किस किस प्रकार से किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम कक्षा में जाकर के कोई ऑडियो सुनाकर, या कोई वीडियो दिखाकर, या कोई चित्र दिखाकर, या कोई चार्ट दिखाकर, या कोई कथा सुना करके, या कोई प्रसंग सुना करके, या कोई नीति श्लोक सुना करके, या कोई पीपीटी इत्यादि प्रदर्शित कर हम छात्रों को क्या कर सकते हैं, पाठ की ओर अभिप्रेरित कर सकते हैं। यहाँ गद्य शिक्षण की पाठ योजना का प्रथम सोपान होता है। इसके बाद में जब छात्र पढ़ने में संलग्न हो गए तो उनको विषय वस्तु वितरित कर दी जाती है, और उनको दूसरा सोपान जो है उसका पालन करने के लिए कहा जाता है, जो कि है मौन वाचन। वो स्वयं मौन होकर के उस पाठ को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में जो भी समझ में आया उसको ग्रहण करते हैं। मौन वाचन के बाद में फिर एकल पाठ करवाया जाता है, अर्थात प्रत्येक छात्र में से 2 या 3 छात्रों को उठा करके उनसे पढ़वाया जाता है। उसके बाद जो व्यवहारवादी उपागम का पहला सोपान था आदर्श वाचन, वो यहाँ 3 सोपानों के बाद करवाया जाता है आदर्श सोपान। अर्थात पहले देखा जाता है कि छात्र पढ़ने में सक्षम हैं या नहीं, उसके बाद अध्यापक के द्वारा पढ़ा जाता है। और आदर्श वाचन के बाद में फिर जो प्रक्रियाएं हैं, सबसे पहले छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, और फिर कक्षा कार्य दिया जाता है, फिर अंत में जो है गृह कार्य दिया जाता है। तो व्यवहारवादी उपागम में जो सोपान सबसे पीछे आते थे, रचनावादी उपागम में वो सोपान सबसे पहले आते हैं। इस प्रकार से विषय का विस्तारण करते हुए अंत में विषय का मूल्यांकन किया जाता है। इसी प्रकार पद्य में भी यही स्टेप्स रहते हैं, सिर्फ यहाँ पर पद्य में अभिमुखीकरण के बाद में सस्वर वाचन आता है मौन वाचन के स्थान पर। बाकी जितने भी सोपान हैं इसके, वो गद्य पद्य में समान रहते हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी विषय लेकर के हमें बच्चों को कोई भी कथा ले सकते हैं, कोई भी पाठ ले सकते हैं, और उस पर हम एक पाठ योजना बना करके देखेंगे कि हम किस माध्यम से बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। एंगेज करवाने के बाद में हम बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए कैसे कहेंगे, बच्चों से क्या एक्सप्लोर करवाएंगे। मान लीजिए कोई कथा है तो उनसे क्रियापद छांटने को कहेंगे, कर्ता छांटने को कहेंगे, या किसी विभक्ति वाले पदों को छांटने को कहेंगे। कैसे हम उनसे एक्सप्लोर करवाएंगे, अन्वेषण करवाएंगे। फिर हम उस गद्य या पद्य का अर्थ एक बार उनसे पूछेंगे, यदि वो बताने में अक्षम हैं तो हम स्वयं बताएंगे। उसके बाद उसका भावार्थ जो है वो हम छात्रों से पूछते हुए उस विषय का विस्तारण करवाएंगे, और अंत में हम छात्रों का
पुनरावृत्ति प्रश्नों के द्वारा, बोध प्रश्नों के द्वारा, कक्षा कार्य के द्वारा, गृह कार्य के द्वारा मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार से रचनावादी पाठ योजना में विविध विधाओं पर पाठ योजनाएं बनाई जाती हैं। सभी पाठ योजनाओं में इन 5 तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो ये है हमारा रचनावादी उपागम, जहाँ पर बच्चे को संलग्न करते हुए पाठ शुरू होता है, बच्चे को आकर्षित करते हुए पाठ शुरू किया जाता है और मूल्यांकन के साथ में पाठ खत्म होता है। संलग्न होता है तो बच्चा खुद समझता है, जब बच्चा एक्सप्लोर करता है, अन्वेषण करता है तो बच्चा खुद समझता है, और जब बच्चा एलाबोरेट करता है, विस्तारण करता है तो भी बच्चा खुद समझता है। इस प्रकार बच्चा स्वयं करके रचनावादी उपागम में सीखता है। छात्रों, आशा करते हैं कि आपने रचनावादी उपागम के विषय में और इसकी पाठ योजना के स्वरूप के विषय में जाना। धन्यवाद।